नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे समस्त वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज हम देखते हैं विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? कक्षा में अगर आपको अनुशासन स्थापित करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है छात्रों पर कठोर नज़र रखते हुए प्रभावी शिक्षा कार्य करते रहना। जो शिक्षा कार्य हम कर रहे हैं उसमें छात्रों पर कठोर नज़र रखना होगा जिससे कि छात्रों पर अनुशासन बनाया जा सके या छात्रों में अनुशासन बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? तो वह सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होता, हर व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी, इस शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है वह व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी। शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बेसिक शिक्षा प्रणाली के क्या थे? प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं आती? जो व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि नहीं आती? तो वो नहीं आती सामूहिक शिक्षण पद्धति। जो सामूहिक शिक्षण पद्धति है वो व्यक्तिगत शिक्षण में नहीं आती। डाल्टन पद्धति आती है, कंडक्ट पद्धति आती है, प्रोजेक्ट विधि आती है, जबकि सामूहिक शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण में नहीं आती। क्योंकि व्यक्तिगत स्पष्ट है कि व्यक्तिगत शिक्षण अर्थात एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर जो शिक्षण किया जाता है वो व्यक्तिगत शिक्षण है और सामूहिक शिक्षण पद्धति इसके अंतर्गत नहीं आती। आप बालकों के खेल के संदर्भ में विचार रखते हैं कि बालकों को खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए। जो बालक होते हैं उनको खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि डांट कर दंड देकर, बल्कि उनको खेल खेल में ही पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक अपने परिवार में अपने भाई बहनों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या उपाय करना पसंद करेंगे? तो हमारा उत्तर है कि आप उस बालक से लड़ाई झगड़े का कारण पूछेंगे तथा उन कारणों के संदर्भ में आप उचित परामर्श देंगे। जो बालक लड़ाई झगड़ा करता है उससे आप लड़ाई झगड़े का कारण पूछें और उन कारणों के संदर्भ में आप उचित परामर्श भी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों का अगर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो वह एक महत्वपूर्ण तरीका है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। विद्यालय का जो वातावरण है बहुत अच्छा होना चाहिए। और अध्यापक की क्या भूमिका है? अध्यापक की महती भूमिका रहती है। तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। बालकों की अशिष्ट व्यवहारी शैली के लिए आप क्या सोचते हैं? जो बालकों की अशिष्ट व्यवहारी शैली हो जाती है उसके बारे में आपका क्या विचार है? तो हमारा विचार है कि उनके व्यवहार को सुधारने के पर्याप्त प्रयास करे जाएं, मतलब किए जाएं। उनके जो व्यवहार है, जो अशिष्ट व्यवहार, उनको सुधारने के पर्याप्त प्रयास होने चाहिए, नहीं तो वह बालक उसी दिशा में ही आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपकी कक्षा में एक ढीठ बालक पढ़ता है जो किसी भी प्रकार से आपके निर्देशों का पालन नहीं करता, तो आप क्या उपाय करेंगे? तो हमारा उत्तर है कि उसके अभिभावकों से उसकी शिकायत करेंगे या उसके अभिभावकों को बुलाकर उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में ईमानदारी के गुण का सही विकास करने का उपाय क्या है? जो बालक होते हैं उनमें अगर ईमानदारी का गुण विकसित करना है तो उसका उपाय है बेईमान व्यक्तियों को कठोर दंड देने के उदाहरण प्रस्तुत करना
और ईमानदार बालकों को पुरस्कृत करना। जो ईमानदार बालक है उनको हम पुरस्कार देंगे और बेईमान व्यक्तियों को जो है कठोर दंड देने के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेतृत्व विकास। नेतृत्व विकास जिससे कि 8 अंक का जो है पेपर में आना है नेतृत्व विकास से, और जो विकास की अवधारणा है उसकी मुख्य चुनौतियां हैं उससे 10 अंक का आना है। तो नेतृत्व विकास से कितने नंबर का आना है? 8 अंक का। इसे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके विचार में एक उत्तम शिक्षा पद्धति की विशेषता है। जो एक उत्तम शिक्षा पद्धति की विशेषता है वो है कि जो संपूर्ण समाज को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करे, वही उत्तम शिक्षा पद्धति है। जो संपूर्ण समाज को, समाज में कोई भेदभाव ना हो, वह संपूर्ण समाज को एक समान शिक्षा के अवसर प्रदान करे, वह उत्तम शिक्षा पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक एवं उसके शिष्यों के मध्य आदर्श संबंध का सूचक माना जाता है। एक अध्यापक और शिष्यों के बीच जो संबंध होता है उसमें आदर्श क्या है? तो वो है पिता पुत्र के जैसा, अर्थात जो पिता अपने पुत्र के प्रति व्यवहार करता है और पुत्र अपने पिता के प्रति व्यवहार करता है, वही अध्यापक एवं शिष्यों के मध्य होना चाहिए। यही आदर्श संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने विषय को उत्तम ढंग से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे? आप अपने विषय को उत्तम ढंग से, आप कोई भी एक विषय पढ़ाते हैं या जो विषय पढ़ाते हो, अगर उसको उत्तम ढंग से अच्छे से पढ़ाना है तो कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे? तो उत्तर है कि आप कक्षा में छात्रों से निरंतर प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनका मूल्यांकन करते रहेंगे। क्योंकि हम जब किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं तो हमें स्टूडेंटों या बालकों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए कि बालक किस लेवल तक या इनका ज्ञान किस लेवल का है। तो हम बालकों से निरंतर प्रश्नोत्तर पूछते रहेंगे जिससे कि उनकी जिज्ञासा या उनमें जिज्ञासा बनी रहे और जवाब देने की एक अच्छी शैली का विकास हो। आप अध्यापक बनना पसंद करते हैं क्योंकि आपको आदर मिलेगा। देखो, एक जो अध्यापक होता है, लोग अध्यापक बनना क्यों पसंद करते हैं? देखो, एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छी जीवन शैली या अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस की ज़रूरत होती है। तो अध्यापक आप बनना पसंद करेंगे क्योंकि आपको एक अच्छी वेतन मिलेगी, आपको समाज में आदर और सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्रायः अपने छात्रों को अनुशासन भंग करने के लिए की दशा में क्या दंड देना पसंद करेंगे? अगर आपका कोई छात्र अनुशासन भंग करता है तो आप उसे क्या दंड देंगे? तो उत्तर है आप गंभीरतापूर्वक विचार करके फिर दंड सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अनुशासन में रहना स्टूडेंट का प्रथम कर्तव्य है और अनुशासन अगर भंग होता है तो उसके लिए विचार करना अनिवार्य है। दंड देने के विषय में आपका क्या मत है? तो वो है कि बालकों को न्यूनतम दंड दिया जाए, क्योंकि इससे बालकों में गंभीर ग्रंथियां बन सकती हैं। बालकों में जो है न्यूनतम दंड दिया जाए, क्योंकि इसमें क्या है, बालकों में गंभीर ग्रंथियां बन सकती हैं, क्योंकि वह किसी भी तरफ मुड़ सकता है, अर्थात उसे जो है न्यूनतम दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिलगार्ड ने अपनी किस पुस्तक में सीखने के 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया? जो हिलगार्ड साहब हैं उनने किस पुस्तक में सीखने के 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है हिलगार्ड साहब की, उन्होंने सीखने के 10 सिद्धांत, सीखने के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है संप्रेषण। संप्रेषण जो है इससे 7 अंक का आना है। संप्रेषण से कितने अंक का आना है? 7 अंक का आना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देह भाग का सर्वाधिक उपयोग है। जो देह भाग है उसका सर्वाधिक उपयोग है भावों को जानने में। भावों को जानने में हम व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव से उसके सुख और दुख को जान सकते हैं कि वह क्या विचार या किस प्रकार की चिंता में है। तो हम व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव, मनोवेग से जो उसके विचारों को जान सकते हैं, उसके सुख दुख को जान सकते हैं। तो देह भाग का सर्वाधिक उपयोग है वो है भावों को जानने में। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा देह भाषा के संदर्भ में प्रासंगिक है? वो है चोरी की दाढ़ी में तिनका। चोरी की दाढ़ी में तिनका मुहावरा देह भाषा के संदर्भ में प्रासंगिक है, क्योंकि कहा भी गया, मतलब एक प्रकार की चोरी की दाढ़ी में तिनका, अर्थात कोई व्यक्ति
अगर चोरी करके आता है तो उसके हाव भाव, उसके बात करने की शैली अलग ही ढंग की होती है। कोई व्यक्ति दुख में है तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और उसके जो विचार हैं, उसका जो मन है वो किसी भी चीज में नहीं लगता। तो हमें इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार की चिंता में है। निम्नलिखित में से कौन सा देह भाषा का उदाहरण नहीं है? जो कौन सा उदाहरण है वो जो देह भाषा का उदाहरण नहीं है? तो वो है अकस्मात छींक आ जाना, यह उदाहरण नहीं है। हाथ जोड़कर नमस्कार करना, यह देह भाषा का उदाहरण है। सिर झुका लेना, यह देह भाषा का उदाहरण है। आंखें तरेरना, यह देह भाषा का उदाहरण है। कौन सार्वभौमिक अर्थ रखते हैं? कौन सार्वभौमिक अर्थ रखते हैं? तो वो है मुस्कुराहट और नजरें चुराना, ये सार्वभौमिक अर्थ रखते हैं। देह भाषा में सबसे अधिक उपयोग होता है, देह भाषा में जो है सबसे अधिक अगर उपयोग होता है तो वो होता है हाथों का प्रदर्शन। हाथों का प्रदर्शन देह भाषा में सबसे अधिक उपयोग होता है। आप अपनी किसी समस्या पर अपने बॉस से बातचीत करने के उद्देश्य से उनके चैम्बर में प्रवेश करते हैं। आप देखते हैं कि वह अपने दाएं हाथ को अपनी ठुड्डी के नीचे खड़ा करके रखे हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक है, वे आपको नहीं देखते हैं। आप क्या करेंगे? उत्तर है कि बिना चर्चा किए वापस लौट आएंगे, बिना चर्चा किए वापस लौट आएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमारे बॉस हैं वो किसी विशेष चिंतन में डूबे हुए हैं, तो हम बिना चर्चा किए ही वापस लौट आएंगे। बुरी तरह से अभिव्यक्ति संदेश एक प्रकार का होता है, जो बुरी तरह से अभिव्यक्त संदेश है वो एक प्रकार का होता है संचार की प्रेषक उन्मुखी बाधा का। अगर हम किसी भी संदेश का संचार अगर गलत तरीके से करते हैं तो वह निश्चित ही उस संचार या उस संदेश के संचार में बाधक होगा। तो बुरी तरह से अभिव्यक्त संदेश एक प्रकार का होता है संचार की प्रेषक उन्मुखी बाधा का, है ना। अब हम देखते हैं सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन। जो सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन है इससे 8 अंक का आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता, यह कथन किसका है? संगठन उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता है, यह कथन है मूने साहब ने कहा है कि संगठन उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संगठन संबंधी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जो मानव का संगठन संबंधी सिद्धांत वो प्रतिपादन किया है मेय साहब ने। मानव संगठन संबंधी सिद्धांत मेयो व उनके साथियों द्वारा किए गए हार्थोन प्रयोगों का परिणाम है। ये प्रयोग 1972 से लेकर 1932 तक हार्थोन स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन से अभिप्राय है। जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है इसमें संगठन से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है कि प्रशासन में संगठन बहुत से व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयास करते हैं। कोई भी संगठन अगर बनाया जाता है तो वो निश्चित उद्देश्यों के लिए ही बनाया जाता है, उसका एक विशेष उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को लेकर वह कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय संघ के प्रत्येक रूप को संगठन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है संगठन की, यह परिभाषा मूने ने दी है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहा है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने कहा है। सत्ता की औपचारिक व्यवस्था का नाम संगठन है। जो सत्ता की औपचारिक व्यवस्था का नाम क्या है? संगठन। इसका लक्ष्य समस्त कार्यों को उपभागों में व्यवस्थित करना तथा एक निश्चित लक्ष्य के लिए समन्वित करना। संगठन की यह परिभाषा किसने दी है? संगठन की यह परिभाषा किसी कार्य को योजनाबद्ध रूप में करना ही संगठन है। इसी संदर्भ में उक्त परिभाषा लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कहा है। हेनरी फेयोल ने संगठन की सभी क्रियाओं को कितने समूहों में विभाजित किया? जो हेनरी फेयोल साहब हैं इन्होंने संगठन की सभी क्रियाओं को कितने समूहों में विभाजित किया है? तो इन्होंने किया है, हेनरी फेयोल ने संगठन की सभी क्रियाओं को 6 समूहों में विभाजित किया है। इन समूहों में तकनीकी क्रियाएं, व्यापारिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, रक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन एवं प्रबंधकीय क्रियाएं, आदेशन, नियंत्रण व समन्वय आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन का आधार नहीं है। जो संगठन का आधार नहीं है वो है, उत्तर है लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं। एक तो उद्देश्य,
व्यक्ति, प्रक्रिया और स्थान। तो जो है कारखाने, जो इसमें विकल्प दिया है, कारखाने संगठन का आधार नहीं है, उद्देश्य, प्रक्रिया और व्यक्ति। तो संगठन के 4 आधार बताए कौन ने? लूथर गुलिक साहब ने। इन्होंने उद्देश्य बताया सबसे पहले, व्यक्ति बताया, प्रक्रिया और स्थान बताए। मैनेजमेंट तथा वर्क्स किसकी रचना है? मैनेजमेंट तथा जो वर्क्स है वह किसकी रचना है? वह है हार्थोन। प्रयोगों का विस्तृत वर्णन करते हुए रोथलिस, बर्गर व डिक्सन ने 1939 में मैनेजमेंट एंड वर्कर्स की रचना की। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को निरंतर देख रहे हैं। यह हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और हमारे देखने वालों से पता लग जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और आने वाले वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंच सकें। धन्यवाद।